इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे सेट ए के ओटीओ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सेट ए में दिया गया है, देखो पहले नंबर की जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसमें दिया गया है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी इसके हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी पॉलिनोमियल के यदि आपको जीरोज फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में लेके चलो। ठीक, अपन क्या करेंगे, इसको अपन जीरो के इक्वल में लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल इक्वल में कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पावर है स्क्वायर, इधर जा इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना आ गया, 3। या फिर आप ऐसे समझ लें, आप इसे ऐसे समझ लें कि इन दोनों टर्मों का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। ठीक, इसको समझने के कई तरीके, यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं इसे, इसको अपन ऐसा लिखना एक्स स्क्वायर माइनस के इसे लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस रूट 3 इक्वल में 0। अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, और ये इसके इक्वल में 0 लेंगे तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यानी एक बार इस टर्म के इक्वल 0 लेके चलेंगे, एक बार इस टर्म के, और दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं, यानी कि आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगली गुटी, इसमें बोला गया है द कंडीशन फॉर लाइंस हुज इक्वेशन आर a1x b1y c1 इक्वल में 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल में 0 इंटरसेक्टिंग, मतलब इनमें हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। तो तुम्हें ध्यान रखें, 3 सिचुएशन बनती है, लाइन रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर और पेयर इक्वेशन से। तो 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन होती है a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2, ये होती है इंटरसेक्टिंग की सिचुएशन जब लाइन इंटरसेक्ट होती है। और दूसरी होती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2, इसमें होती है पैरेलल लाइंस, यानी इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और इसमें होती है पैरेलल लाइन। अब एक और कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। इस कंडीशन में लाइन जो है ना वो कोइंसिडेंट होती है। तो तुम्हें ध्यान रखें, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग के लिए ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज द सेम रूट्स देन, यानी इस इक्वेशन के जो है ना रूट्स कैसे है, सेम है। और जब किसी इक्वेशन के रूट्स सेम होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इक्वल 0, और d की वैल्यू कितनी होती है v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में क्या आ जाएगा 0, और इसे ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस का इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा प्लस का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बी स्क्वायर इक्वल में 4ac। यानी कि आपको पता चल गया कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर इक्वल आ जाए 0 के तो बी स्क्वायर की वैल्यू काय की इक्वल होती है 4ac के, तो यहाँ पर 4ac आ जाएगा। ठीक, आगे देखा, इसमें बोला गया था कॉमन डिफरेंस, यानी ये एपी दी गई है, इसमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है सक्सेसिव टर्म, यानी कि ये सक्सेसिव टर्म एक है और इससे प्रेसीडिंग टर्म मतलब प्रेसीडिंग, इससे पहले वाला टर्म कितना है -3। सक्सेसिव टर्म मतलब अगला टर्म 1 है, इससे पहले वाला टर्म क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है। यहाँ पर आप ऐसे देख लें कि हर बार 2 नंबर कम हो रहे हैं तो कम के लिए माइनस, और 2 नंबर कम हो रहे हैं तो माइनस के 2। ठीक, आगे देखिए, इसमें बोला गया है द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, यानी कि जो थेल्स का जो टाइम पीरियड था वो आपकी बुक में ये दिया गया है, तो यही आपका टिक कर देंगे, ये देखो इसमें ऑप्शन है ये। ठीक, अगला है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है। तो इसके लिए अपन ऐसे समझें, ऐसे समझे कि कोई कार्टेशियन प्लेन होता है, कोई भी यदि कार्टेशियन प्लेन होता है तो उसमें हम देखते हैं ऐसा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें हम ये देखते हैं ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक,
अब ये पॉइंट अपन देखेंगे तो कार्टेशियन प्लेन में यहाँ बैठा होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ है 2,5। तो इस पॉइंट की इस वाली लाइन से, इस वाले पॉइंट की इस वाली लाइन से डिस्टेंस कौन सी है? अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस है अपनी, ये और ये डिस्टेंस इसकी तो इक्वल है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5। यानी आपको पता चल गया इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। ठीक, तो इस पे आ जाएगा आपका 5 नंबर का सही। ठीक, या तो आप ऐसे पहचान लें कि कभी भी किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस तो होता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछते तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होता है। ठीक, ध्यान रखें। तो एक्स एक्सिस से पूछा है तो या वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है 5, तो 5। ठीक, इस तरीके से ये करेंगे। आगे देखें, अगले नंबर की ओटी में बोला गया है द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ब्लैंक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नेचुरल नंबर का। मान लो एक नेचुरल नंबर ले लिया 15, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 आएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन बना है क्या किसी अदर नंबर का हो सकता है, किसी का भी नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि 5 × 3 हो सकता है, तो इन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि इसके ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है, चाहे तो 3 × 5 कर दें, चाहे 5 × 3। बस ये देखना है कि ये जो फैक्टराइजेशन बना है 3 × 5 ये 15 के अलावा और किसी नंबर का नहीं है। और ऐसी स्टेटमेंट को अपन कहते हैं यूनिक, ऐसे फैक्टराइजेशन को अपन क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं। यहाँ लिख देंगे यूनिक, यूनिक। ठीक, यानी कि तो क्या हो जाएगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक, आगे देखें, इसमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है और एक और पॉलिनोमियल है, कोई सा भी ले लो। तो इन दोनों पॉलिनोमियल का जब आप प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक पॉलिनोमियल ही आएगा। यानी कि एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, पॉलिनोमियल आता है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक, ये ध्यान रखें। आगे देखें, अगले नंबर की ओटी में क्या पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, डी बराबर b² - 4ac। अब यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी चल रही है, -2, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, -2 -4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना चल रहा है 3, तो 3 लिख देंगे। c की जगह कितना चल रहा है, ये a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू, और ये c की वैल्यू 1/3 चल रहा है, 1/3। ये और ये कैंसिल, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 0। तो आपको पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर कितना है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका 0 है। क्लियर, आगे देखें, आगे पूछा गया द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी में क्या करना है, 10th टर्म पता लगाना है। तो 10th टर्म के लिए आपका फॉर्मूला होता है, 10th टर्म पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है a10 बराबर a + 9d। ठीक, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी चल रही है, a की वैल्यू आपकी 5 चल रही है, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, प्लस 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हर बार कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 नंबर ज्यादा हो रहा है तो डिफरेंस चल रहा है 5 का। अब सॉल्व कर देंगे, 5 9 45, 45 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा 50। अगला देखें, इन 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो ध्यान रखें ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, मतलब ये कंडीशन है सिमिलरिटी की। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ स्टेटमेंट सेकंड नंबर की कंडीशन दी है तो इसीलिए हमने सेम लगा दिया। ठीक, आगे देखें, अगले नंबर में बोला गया है, अगले नंबर की ओटी में फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लिखना है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/3 360 डिग्री मल्टीप्लाई में, अगर एरिया पूछा है सेक्टर का तो πr² का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक,
इसमें, तो यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके टिक द करेक्ट सॉल्व होते हैं। आगे देखें ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहे हैं कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और इन पॉइंटों से जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो केवल और केवल 1 सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अ सर्कल कैन, एक सर्कल को 3 कोलिनियर पॉइंटों से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं ट्रू। ठीक, ध्यान रखें। आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम, इट्स सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है किसके, सरफेस एरिया के। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r², यानी ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम और ये हो गया सरफेस एरिया, और दोनों कैसे इक्वल है। जब इक्वल होते हैं तो जो रेडियस होती है वो 3 यूनिट होती है। देखते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा r³ डिवाइड बाई 3 इक्वल में r², इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा r³, तो यहाँ हो जाएगा 3r²। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में r² का डिवाइड दे देंगे, तो r³ में r² का डिवाइड, 3r² में r² का डिवाइड, r² से r² कैंसिल, r से ये कैंसिल, r बचा, यहाँ बचा 3। तो वो सही कह रहे हैं, यानी कि अगर कभी भी, ध्यान रखें, अगर कभी भी स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल होता है तो ध्यान रखें रेडियस ऑलवेज कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ वो ट्रू कह रहे हैं। अब हमने सॉल्व किया तो ये भर देंगे यहाँ पर, इस वाले का ट्रू है, इस वाले का भी क्या है, ट्रू है। ठीक, आगे देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, कब, हॉरिजॉन्टल लाइन के, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड इट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जमीन है, मान लो ये आपका कोई लड़का खड़ा है और ये लड़के की हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, जबकि क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी पंछी वगैरह है, इस टाइप से पंछी वगैरह है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो ये लाइन ऑफ साइड बनेगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन है, और जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एलिवेशन एंगल होता है, जबकि यहाँ जो कह रहे हैं डिप्रेशन है, तो ये फॉल्स कह रहे हैं। ठीक है, फॉल्स है इनका। और आप सीधे सीधे वर्डों में समझें तो ऐसे समझ लें कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और एंगल बन रहा है तो समझ लो वो एलिवेशन एंगल बनेगा, और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है और एंगल बन रहा है तो डिप्रेशन एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और ये डिप्रेशन बना रहे हैं तो गलत है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब एंगल देखने पर कोई एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो इसीलिए कैसा है, फॉल्स है। आगे देखो, a class that has the maximum frequency is not known as a model class, ये फॉल्स है। यानी इनका कहने का मतलब है अगर कोई क्लास है, अगर कोई क्लास इंटरवल चल रहा है, उस क्लास इंटरवल में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी उसको मॉडल क्लास नहीं कहते। तो इसलिए ये गलत बोल रहा है, जबकि कहते हैं। यानी कि कभी भी जब अपन स्टैटिक्स में सवाल लगाते हैं, जब अपन स्टैटिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से क्लास इंटरवल दी जाती है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और यहाँ दी जाती है फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो अपन ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसे ही तो मॉडल क्लास कहते हैं, और जबकि ये गलत बोल रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज नॉट नॉन एज द मॉडल क्लास, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के संगे जो क्लास इंटरवल होता है उसको मॉडल क्लास नहीं कहते, जबकि अपन सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें कहते हैं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, यानी कि फॉल्स है इसका स्टेटमेंट। आगे देखिए, ई एंड ई वार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है। ई एंड ई वार जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही है। आगे देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, क्या किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर देन होती है, नहीं होती, तो ये भी फॉल्स है।
यानी कि कोई भी इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ध्यान रखें 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट के चांस होते हैं वो 100% होते हैं, और 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 100 कैंसिल कर देंगे 1। ध्यान रखें 100% चांस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ये कह रहे हैं कि 1 से 100% से ज़्यादा चांस हो सकता है, नहीं। कोई भी इवेंट होती है उसके चांस जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं होते। या अपन ऐसे सीधे सीधे वर्डों में समझे, आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखें तो ऐसे समझे कि कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी पता लगाती है तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है, ना तो 1 से ग्रेटर होगी ना 0 से लेस देन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, या फिर 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी नहीं होगी। ये आप स्टेटमेंट याद रखें। ठीक, तो आपने देखो शुरुआत के 2 जो है वो ट्रू है, बाकी 2 है जो फॉल्स है। शुरुआत के 2 ट्रू है, बाकी 2 फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। आगे देखें cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 ये। और sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 ये रही। कॉट बराबर फॉर्मूला होता है cos से बटे में sin है। sec बराबर भी फॉर्मूला होता है 1/cos है। sec बराबर क्या होता है 1/cos है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका भी फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट देखो सर्कल का एरिया होता है 4πr², क्वाड्रेंट बनाएंगे तो 1/4 का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू है। ठीक, इसमें तो फॉर्मूला ही याद करना है, इसमें कोई वो नहीं है। आगे देखिए 5 नंबर में राइट द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रखें अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो डिग्री 1 होती है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो डिग्री होती है 3। यानी कि जितनी डिग्री होती है, जैसा पॉलिनोमियल होता है उसकी उतनी ही डिग्री होती है। जैसे लीनियर है, लीनियर के लिए 1 आता है तो 1 होगी डिग्री। अगर क्वाड्रेटिक के लिए 2 पावर आती है तो डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पर लीनियर पूछ रहे हैं तो 1 आएगी। इसमें देखो नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है। देखो यहाँ 2√2 है, एक कम कर दिया तो 1√2, एक और कम कर दिया तो 0, एक और कम कर देंगे तो -√2। ठीक, तो देखो ये देखो ऑप्शन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट लिखना है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, बुक में लिखा है। आगे देखो डिफाइन द सेकेंड लाइन ऑफ ए सर्कल। डिफाइन करना है सेकेंड लाइन की डेफिनेशन क्या है? द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। यानी कि कोई सर्कल होता है, उसकी एक लाइन होती है इंटरसेक्टिंग वाली जो सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करती है, तो उसका नाम हो जाता है सेकेंड। ध्यान रखें। ठीक, इस लाइन को अपन क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इन्होंने लिख दी। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। यानी एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो सर्कल पर इनफाइनाइट कर सकते हैं, इस तरीके से देखो। ठीक, तो ध्यान रखें ऐसे सर्कल पर टेंजेंट जो है वो इनफाइनाइट कर सकते। हाँ, अगर वो ये बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे में 2 आएंगी केवल। ठीक, लेकिन ये बोला है कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट आएगी। तो यह देखो यहाँ कितना लिखना है? इनफाइनाइट मैनी। ठीक, आगे देखो क्या है? राइट द डेफिनेशन ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी कि सर्कल होता है, उसका ये पिज्जा शेप का जो पार्ट होता है जिसमें 2 रेडियस और एक आर्क हो, रेडियस और एक आर्क जो कवर करता है एरिया, उसे अपन कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन लिख दी। देखो लिखा है द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इंक्लूड बाय 2 रेडी एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। यानी कि इस टाइप का जो शेप बनता है 2 रेडियस और आर्क के द्वारा जो इंक्लूड एरिया होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? सर्कल का सेक्टर कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आपकी ये सेट ए की ओटी फिनिश होती है। अगला जो लेक्चर है सेकंड नंबर का लेक्चर, वो अगले वीडियो में करवाया जाएगा।